अच्छा। मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग है। और आपका अपना मैं सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 और एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, मिलेगा आपको। और अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का ही है। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें रोमन लिपि में है। हाँ, 1 2 3 करके 12 है, 12 15 और 21। 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, 15 बराबर होगा 3 गुणे 5, 21 बराबर होगा 3 गुणे 7। एल इसमें एचसीएफ के लिए आपको कॉमन देखना होगा, यानी तीनों गुणनखंड में कॉमन अंक कौन है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 ही आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। और इस लघुत्तम के लिए तीनों में से एक एक ठो लिखेंगे, तीनों में से एक ठो को लिखेंगे और शेष जो अंक बचता है उसको लिखेंगे। तो ये 3 3 लिखा गया, बच रहा है 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। हाँ, तो ये आपका हो गया 3 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। आपका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक आपका हो गया 420। सेकंड इसका है 17, 23 और 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17, 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 29। तो आप इसमें देखिए कॉमन ओनली 1 है, ओनली 1 है, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ आपका 1 होगा। एलसीएम के लिए यह डायरेक्ट गुणा करेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणा करने पर 11 33 9 आया, यानी यह आपका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम प्राप्त हो गया। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार है। 8 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 1, 9 का 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 का 5 गुणे 5 गुणे 1, 1 ही आपका कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 होगा। एलसीएम के लिए इसे डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 8 200, 9 1800, यानी एलसीएम आपका आ गया 1800। यह बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देकर के पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पुनः इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ कोष्ट में 306 और 657 दिया है इक्वल टू 9। इसका मतलब कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, यानी 9 है। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, आप देखिए फार्मूला होता है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा महत्तम समापवर्तक। पहली संख्या फार्मूला याद करिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा महत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या देखिए 306 है, दूसरी संख्या 657 है, तो 306 गुणे 657 अब बटा महत्तम समापवर्तक 9 है। 9 से इसको कटाया गया है तो 34 आया है, तो 34 में 657 में गुणा किया गया है, तो 23 33 8, यानी इसका आंसर आया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 657 का दिया हुआ है 9, यानी एचसीएफ इसका 9 है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। फार्मूला आपका है एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा महत्तम समापवर्तक। हाँ, तो 306 गुणे 657 बटा 9, इसे कटाया गया है 34 आया है, गुणे 657। हाँ, इसका गुणनफल आया है 23 33 8, इसका आंसर यानी लघुत्तम समापवर्तक आपका
इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए ठीक से, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सॉल्यूशन इसका है, सॉल्व है, देखिए संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 शामिल है। 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल, 2 तथा 5 होना चाहिए। किसी भी अंक में अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, तभी जाके उसके इकाई स्थान पर यानी शून्य आता है। आप कोई भी अंक आप देखिए, जैसे 240 है, 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इसमें और अंक आएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें 2 और 5 अवश्य आना चाहिए। 2 और 5 आएगा तभी उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा। देख लीजिए, 2 से कटाइए 120, 2 से कटाइए 60, 2 से कटाइए 30, 2 से कटाइए 15 और 3 से कटाइए 5। तो और भले अंक आवे कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें 2 और 5 जब तक नहीं रहेगा तब तक उसके इकाई स्थान पर शून्य नहीं आएगा। किसी भी अंक के लिए आप लीजिए, 540 लीजिए, दुनिया का कोई भी अंक हो, यदि उसके इकाई स्थान पर 0 है तो निश्चित रूप से उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर है। 2 2 दूना 4, 2 7 14, ये हो जाएगा आपका 2 में 2, 2 3 6, 2 5 10, 5 3 8, 1 9, 3 से कटाइए 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 3 से कटाइए, ये हो जाएगा आपका 15, फिर 3 से कटाइए 3 5 15, 5 और 2 इसमें आया है, इसलिए वह इसके इकाई स्थान पर 0 है। पर इसमें 2 गुणे 3 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 गुणे 6 बराबर 2 गुणे 3 है, पर इसमें 5 नहीं है। 2 गुणे 3 है, पर इसमें 5 नहीं है, इसलिए 6 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। कब होता? जब इसमें 5 होता तब होता। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसे स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों ले लो, इसे समझ लो, आहिस्ते आप इसे देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। भगवान आपको सफलता जरूर देंगे। मेहनत से पढ़िए, हाँ, और देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 हाँ भाज्य संख्या क्यों है। ठीक से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। सोल्यूशन इसका देखिए, पहले है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो यहाँ देखिए प्लस चिन्ह के दोनों तरफ 13 है, देख रहे हैं ना, ठीक से ध्यान से देखिए, प्लस चिन्ह के दोनों तरफ 13 है, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, अर्थात 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 13 जब कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 यानी 13 गुणे 77 प्लस 1 यानी 13 गुणे 78 हो जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी देखा जाए
तो प्लस चिन्ह के दोनों तरफ 5 है, इसमें 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने पर इसमें गुणा करेंगे तो 1008 अब प्लस 1 इसके जोड़ देंगे तो 1009 और गुणे 5 आएगा। अब इसे देखिए अब इसे देखिए, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें गुणनखंड के रूप में 13 गुणे 78, जबकि अभाज्य में केवल एक गुणनखंड रूप में रहता है। यानी अभाज्य संख्या में वह केवल वह स्वयं होता है, नहीं तो एक होता है। तो इसमें तो एक नहीं है, 13 है और 78 है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। सेम टू सेम इसमें भी वही बात है। अगर यह अभाज्य होता तो इसमें 5 ना होता, हाँ केवल एक होता, तो इसका मतलब कि इसमें 5 है, एक नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी 13 है, 78 है, इसमें भी 5 है, गुणे इतना है तो और एक रहता है, इसमें भी एक और केवल एक होता है, इसमें एक होता और केवल एक होता, तो मानते कि यह अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन इसमें 5 है, एक के अलावे और कोई भी अंक आता है अगर किसी के साथ अंक के साथ, यह समझिए कि वह भाज्य संख्या है। इस प्रकार यह एक भाज्य है, यह सिद्ध होता है, मतलब यह सिद्ध होता है कि यह एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन वैसा कुछ नहीं है ये आपको। और यह क्वेश्चन लेकिन कंपटीशन में सबसे ज्यादा आता है। जो आप लोग कंपटीशन के एग्जाम देते हैं सर्विस के लिए, उसमें यह क्वेश्चन ज्यादा करके आता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को किताब में है आपके, ज्यादा इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है आपके किताब में, किताब तो रखे होंगे जरूर निश्चित रूप से। हाँ, तो सॉल्यूशन आपका बस यही है, एलसीएम है 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे 36 आएगा। यानी 36 मिनट पर वे पुनः एक साथ मिल जाएंगे। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आवे तो आप इस तरह से क्वेश्चन में आपको ज्यादा आप देखिएगा कंपटीशन वाले किताब में, चाहे आर.एस. अग्रवाल का है, चाहे सगीर अहमद का है, चाहे जिसमें भी आप देखिए। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है और देख भी लेना है कि यह केवल आपके एलसीएम निकालने पर आंसर आता है। यही आंसर भी है, 36 मिनट पर वे पुनः एक साथ से प्रारंभ होंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि यह क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा। यदि इस चैनल पर पहले बार आए हो तो साथ में सब्सक्राइब करिएगा। और मैं यह क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व कर दिया 1.2 का एक्सरसाइज क्लास 10 का, और यहीं से मैं अपना इस वीडियो को बंद करता हूँ। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।